हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टडी करते हो और अगर अभी आप सेमेस्टर 4 कंप्लीट करके सेमेस्टर 5 में आने वाले हो, तो टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का बीए सब्जेक्ट मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर क्रेडिट 4 मतलब कि 50 मार्क्स का आपका जो पेपर है उसका सिलेबस और चैप्टर वाइज उसका जो वेटेज है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये जो मैं प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ उस प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से देख लेना। आपके सेमेस्टर 5 के सारे जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज उसको हम लोग यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको इजी हो जाए कि कौन से चैप्टर कौन से यूनिट से कितना आपको पढ़ना है और कितना वेटेज है। तो चलिए देखो, सबसे पहला जो यूनिट्स है वो न्यू यूनिट्स है, ठीक है। मतलब जो एनईपी वाला जो सिलेबस है उसमें ये न्यू यूनिट आपका ऐड किया गया जिसमें चैप्टर का नाम है वैदिक मैनेजमेंट मतलब वेदांतिक मैनेजमेंट या वैदिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ वेदांत, यूज ऑफ वैदिक हेरिटेज इन द मैनेजमेंट, यूजेस ऑफ वैदिक मैनेजमेंट मेथड इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंपोर्टेंस ऑफ वैदिक मैनेजमेंट मेथड एंड मैनेजमेंट एंड गीता और कौटिल्य मैनेजमेंट लेसन। तो ये आपका जो फर्स्ट लेसन है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है उधर से 25% वेटेज है। मतलब 50 मार्क्स के पेपर का अगर आप 25% वेटेज करते हो तो बेटा 12 या 13 मार्क्स के आसपास का इस पूरे चैप्टर से आ सकता है। लेकिन अगर पिछले साल के पेपर और एटीकेटी के पेपर को देख के अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली इस पूरे चैप्टर से 12 से 15 मार्क्स तक का जा सकता है अगर हम ऑप्शन भी कंसीडर करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपको ऑप्शन भी तो आते हैं ना, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 2-2 मार्क्स के, उसमें 7 में से आपको कोई भी 5 लिखने होते हैं। तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछेंगे जो आप नहीं लिखोगे क्योंकि आपको 5 ही लिखना है। तो अगर मैं ऑप्शन भी कंसीडर करूँ ना तो इस पूरे चैप्टर से 12 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो अच्छे से पढ़ लो, इजी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर आप इसके हेड पॉइंट भी अच्छे से पढ़ लेते हो, अंदर की डिटेल्स जो है वो आप अपने हिसाब से भी बना के लिखोगे तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन एक बार अंदर की डिटेल्स जरूर पढ़ना, ठीक है। क्योंकि एक बार क्या होता है पता है, बीए के पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ हेड पॉइंट पढ़ के जाते हैं, अंदर का पूरा बना के लिखते हैं। देखो, कभी कभी बच सकते हो अंदर का पूरा बना के लिखो तो भी, लेकिन कभी कभी कोई अच्छे पेपर चेकर के हाथ में तुम्हारा पेपर चला गया और उसने थोड़ा मार्क्स नहीं दिया तो फंस जाओगे। तो बेटर है कि आप एक बार, एटलीस्ट एक बार अंदर का डिटेल भी पढ़ लो। हेड पॉइंट तो आपको पढ़ना ही है, अंदर की डिटेल भी अच्छे से एक बार पढ़ लो, ठीक है। तो एटलीस्ट आप बना के लिखोगे ना तो उसके आसपास का कुछ बना सकते, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, आप टीवाई बीकॉम में आ गए, अभी मेरे को बीए कैसे पढ़ना है वो तो मुझे बताना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए कि जिसमें शायद वो कभी फेल नहीं हो सकता। चलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करो तो ये जो पूरा यूनिट्स है उसका वेटेज देखो बहुत ज्यादा है, 40%। मतलब 50 का 40% अगर आप करते हो ना तो बेटा 20 मार्क्स का वेटेज है। लेकिन अगर मैं थोड़े बहुत ऑप्शन एक्स्ट्रा कंसीडर करूं ना तो हो सकता है कि 20 से ज्यादा 25-24 मार्क्स तक भी जा सकता है, ठीक है। तो यहां से एक कंफर्म क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है ना आपका बीए के पेपर में, एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरा यूनिट है, ठीक है। और इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। उसमें मीनिंग, डेफिनेशन, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें ट्रेडिशनल फेसिस है और फिर ट्रांजिशनल फेसिस है, मॉडर्न फेसिस है, ये 3 फेसिस आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर आप जाओ तो अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ कवर हो ही जाता है। एक होता है फाइनेंशियल प्लानिंग और उसमें मीनिंग, डेफिनेशन, इंपोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग, टाइप्स है,
उसमें ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग देखो लिखा है। आप सिलेबस को ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि बुक्स में से आपको कितना पढ़ना है। कई कई बार ऐसा होता है कि बुक्स में आपके सिलेबस से भी थोड़ा बहुत ज्यादा लिखा होता है, ठीक है, लेकिन आप देखना बुक्स में अभी जो न्यू बुक्स आ रही है ना उसमें तो बहुत बार जो नीचे स्टार मार के लिख देते हैं कि दिस टॉपिक इज नॉट कवर्ड इन द सिलेबस बट ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, आपको समझाने के लिए वहां पर एक्सप्लेनेशन दिया होता है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बुक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी ऐड होते हैं, लेकिन सिलेबस को ध्यान से अगर आप फॉलो करो तो आप अच्छे से पास आउट हो सकते हो, ठीक है। तो ये आप एक बार अच्छे से कर लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से आपकी कभी कभी बीए में केस स्टडी भी पूछते हैं, तो कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। और इसमें कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कैपिटलाइजेशन, मीनिंग, कॉजेस, इफेक्ट, ठीक है, रेमेडीज ओवर द कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, ये जो टॉपिक है यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, और कभी कभी इधर से शॉर्ट मतलब वो केस स्टडी जो होती है ना आपकी बीए में वो भी पूछते हैं। तो अच्छे से इस पूरे टॉपिक को पढ़ो, क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग जब किसी कंपनीज का या अपने बिजनेस का जब वैल्यूएशन करते हैं ना तो इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उसमें मीनिंग, फिर है फैक्टर अफेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, फिर डिटरमाइन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड लिवरेज, ये वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो जब एग्जाम आती है तो हम लोग आपको इंपॉर्टेंस देते ही देते हैं कि आप इतने क्वेश्चन अच्छे से देख लो, ठीक है, और बाकी भी क्वेश्चन जो होते हैं वो आप अपने हिसाब से तैयार करो। पहले एग्जाम के टाइम पे हम जरूर इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उतने तो आपको 100% तैयार करना है, ठीक है। चलो वर्किंग कैपिटल, ये भी चैप्टर बहुत ही खास है जिसमें आपको उसका मीनिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसके टाइप्स है, सोर्सेस है, उसके कंपोनेंट्स है। तो ये जो पूरे टॉपिक है, और ये टॉपिक एक देखा जाए ना तो 4 चैप्टर का टॉपिक बनता है, ठीक है। ये पूरा 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और ये 4 चैप्टर, यहां से आपका बीए का टोटल 20 मार्क्स या 20 से ज्यादा अगर मैं बोलूं तो 24 मार्क्स तक का भी यहां से आ सकता है, ये 4 चैप्टर को मिला के, ठीक है। चल अभी हम लोग थोड़ा सा यूनिट 3 पे अगर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर यूनिट 3 है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनी जो होती है ना वो अलग अलग जगह पर डोनेशन करती है, ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, और हमको लगता है कि यार ये कंपनी कितनी अच्छी है, ये डोनेशन दे रही है, लेकिन सही बात बताऊं, ये डोनेशन देना वो उनके लिए अच्छी बात क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने डोनेशन देना है ऐसा यहां पर लॉ में, जो आपका कंपनीज लॉ 2013 है, वहां पर क्लियर कट एक प्रोविजन डाल के रखा है कि हर एक कंपनी को अपने तरफ से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। अब ये क्या है, तो हर एक कंपनी को कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज ऐसा कुछ फिक्स किया है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे उसमें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे उसको खर्च करना है, ठीक है। मतलब वही चीज जो लोगों को मदद करना वगैरह, ठीक है, सब अंदर कवर हो जाता है, जिसमें देखो मीनिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द वेरियस पार्टीज और आर्गुमेंट अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है, 2013 का, और उसमें सेक्शन नंबर 135 जिसमें नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट, मतलब ये कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, उसके लिए पूरा रूल्स बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और उसमें कुछ कंपनी है जिसका आपको स्पेशली सिलेबस के अंदर ऐड किया गया, जिसमें नाम है टाटा ग्रुप कंपनी, अदानी कंपनी और रिलायंस कंपनी, ठीक है, अपने जानी पहचानी अपने इंडिया की 3 कंपनी है, उसकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक्टिविटी है उसके बारे में आपके सिलेबस में है। फिर इम्पैक्टफुल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं CSR प्रोजेक्ट, जिसमें SBI यूथ
फॉर द इंडिया बाय द SBI फाउंडेशन। प्रोजेक्ट कौन सा? तो नन्ही बाय महिंद्रा। ठीक है, आपने नाम सुना होगा नन्ही करके। ठीक है, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो महिंद्रा कंपनी की तरफ से उसकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोजेक्ट है। फिर है नंदगढ़ करके, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, नंदगढ़। ठीक है, तो ये जो नंदगढ़ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वेदांता करके जो कंपनी है उसका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोजेक्ट है। और यहां से आपका ऑलमोस्ट 15% वेटेज है। लेकिन देखो 15% तो वेटेज आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं मानता हूं यहां से 7 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। देखो मार्क्स थोड़े बहुत वेरी करते हैं, क्योंकि आप देख लेना पेपर जाके कि यहाँ पर जितने परसेंटेज लिखे हैं ना वो भी फॉलो नहीं हो रहे, कभी ज्यादा कभी कम होते हैं। ठीक है, अपने को पता चलता है कि यार कितना पढ़ना है, इसमें से कितना उसको इंपॉर्टेंस देना है। चलिए फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 4, जिसमें है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें से सिर्फ 10% का वेटेज है। मतलब 10%, 50 का 10% अगर देखें तो 5 मार्क्स होता है। लेकिन मैं बताऊं 5 मार्क्स का तो यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पूछा जाएगा, 5 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, 5 से 7 मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 to 7 मार्क्स हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और यहां पर तुम्हारे पास जो टॉपिक है उसमें आपको ऑफिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट, जिसमें मीनिंग, ठीक है, फिर उसका डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, इंपोर्टेंस, ठीक है, फिर उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड एंड फाइलिंग। ठीक है, अलग अलग ऑफिस में जो रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, जो डेटा फाइलिंग होती है, ठीक है, उसको मैनेज कैसे करो। ठीक है, तो आजकल कंप्यूटराइज डेटा मैनेजमेंट हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ाते तो हर दिन इतने सारे वीडियो बनते हैं, इतने सारे PDF बनती है, और उसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आपको लगता है कि यार इजी होगा, इतना इजी नहीं होता, क्योंकि पूरे 1 साल अगर निकल जाता है ना तो 2000-3000 वीडियो बनते हैं। ठीक है, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैनेज करना, उसको संभालना, फिर वापस जब जरूरत है तब उसको निकालना। ठीक है, बहुत टाइम निकल जाता है जब उसको वापस फाइंड करते हैं। तो वही बात है रिकॉर्ड एंड फाइलिंग की। तो यहाँ पर है मीनिंग, फिर उसका डेफिनेशन है रिकॉर्ड फाइलिंग का, कंप्यूटर डेटा रिकॉर्ड जो आजकल होता है डिजिटल रिकॉर्ड। ठीक है, कंप्यूटराइजिंग ई फाइलिंग होती है, इट्स इंपोर्टेंस, ओके, उसके इंपोर्टेंस, उसकी क्वालिटी, और गुड ई फाइलिंग सिस्टम जो होती है। ठीक है, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी आपको रखनी है अपनी डेटा सिस्टम में। ठीक है, जैसे हम लोग अभी रख रहे हैं। ठीक है, पहले जब मैं करता था तो बहुत इतना सोचा नहीं था ना कि उस टाइम पे इतना ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो उस टाइम पे जो वीडियो रिकॉर्ड करते थे उसको जो स्टोर करने का जो सिस्टम था वो हमारा बहुत पुअर था। फिर धीरे धीरे जैसे लगा कि चलो ठीक है अभी इसमें और ही आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट करते गए हम लोग। ठीक है, हर साल कुछ प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसको दोबारा ना हो उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलो फिर उसके बाद है एक यूनिट नंबर 5 जिसमें केस स्टडी, जो कि आपको पता ही है, आप FI BCom से पढ़ते आ रहे हो। BA के अंदर एक केस स्टडी पूछते हैं जो 7 मार्क्स से 6 मार्क्स तक का होता है, और ये आपका 10% वेटेज है। लेकिन मैं बताऊं 6 मार्क्स तक का आपका केस स्टडी होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 6 मार्क्स। ओके, तो ये था आपका। देखो यहाँ पर लिखा 10 है, अगर आप देखोगे तो 50 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स 10% मतलब 5 होता है, लेकिन पेपर में जाके देखो तो यहाँ पर 6 लिखा है। ठीक है, 6 मार्क की केस स्टडी आती है। तो इसलिए बोलता हूँ मैं वेटेज को जनरली इग्नोर करता हूँ, मैं आपको जो मार्क्स देता हूँ ना वो मार्क्स पे ध्यान दो। ठीक है, चलो बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो तो ये आपका वेटेज है, और इधर से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि अगर मुझे BA में अच्छे से पास होना है ना, अच्छे से, तो देखो पहला यूनिट जो है और दूसरा जो यूनिट है, और दूसरे यूनिट में टोटल 4 चैप्टर बनते हैं, उसको अगर अच्छे से पढ़ लो ना तो BA के अंदर तुमको कोई फेल नहीं कर सकता। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ लो। और केस स्टडी तो आपके हाथ में ही है ना, केस स्टडी तो आप अपने हिसाब से बना के लिखते हो। तो सोचो
अच्छे से अगर फर्स्ट 2 यूनिट को पढ़ोगे ना तो 30 मार्क्स तो अप्रोक्स कवर हो जाते, ठीक है। चल बाकी के जो टॉपिक है वो भी आप अपना समय निकाल के अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसमें बेस्ट टॉपिक है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हो ना जॉब करने के लिए, तो बहुत बार तो ऐसा भी देखा जाता है, जो मुझे याद है अभी पिछली बार मेरा एक स्टूडेंट था जो किसी एक अच्छी कंपनी के अंदर जब इंटरव्यू देने गया ना, तो उसको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ये टॉपिक से पूछा गया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए ये, आप जब आगे इंटरव्यू देने जाते हो तो कहीं ना कहीं एक दो सवाल तो यहां से आते हैं, ओके। चलिए तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर नंबर 5, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।